नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को प्रकृति से जुड़ने का दिया संदेश। कहा, सेब के लिए मशहूर किन्नौर में अब किसान कर रहे हैं केसर की खेती, जबकि दक्षिण भारत और राजस्थान में किसान कर रहे हैं लीची की खेती। हिमाचल प्रदेश में पांगी घाटी क्षेत्र बना प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल। प्राकृतिक खेती से यहां के किसान व बागबान आर्थिक रूप से बनेंगे समृद्ध। पांगी वासी खुले दिल से कर रहे हैं फैसले का स्वागत। पानी की किल्लत के चलते खेती किसानी में पिछड़ रहे चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में बदलाव की बयार। बागबानी से उन्हें मिल रहा है नया सहारा। किसानों को निःशुल्क दिए जा रहे हैं नींबू और आंवले के पौधे। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिन के लिए पूरे उत्तर भारत में जारी किया लू का येलो अलर्ट। शनिवार को राजधानी दिल्ली का तापमान पहुंचा 43 डिग्री सेल्सियस के पार। वहीं उत्तर प्रदेश कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को प्रकृति से जुड़ने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में एक पेड़ मां के नाम मुहिम से जुड़ें। साथ ही खेती में नई तकनीक के इस्तेमाल और लोगों की इच्छा शक्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे सेब के लिए मशहूर किन्नौर में अब किसान केसर की खेती कर रहे हैं और दक्षिण भारत में किसान सेब उगा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक पेड़ मां के नाम एक प्रयास है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर की थी। इस अभियान का उद्देश्य मां के नाम पर एक पेड़ लगाना और एक स्थायी स्मृति बनाना है। यह अभियान न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, बल्कि एक हरे और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी योगदान दे रहा है। मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि जब करोड़ों लोग एक साथ किसी अभियान से जुड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सकें। पीएम मोदी ने वृक्षारोपण के फायदे गिनाते हुए यह भी बताया कि कैसे ग्रीन एरिया बढ़ने से जल स्रोतों को भी नया जीवन दान मिल जाता है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में पिछले कुछ वर्षों में 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों ने अहमदाबाद में ग्रीन एरिया काफी बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ साबरमती नदी पर रिवरफ्रंट बनने से और कांकरिया झील जैसे कुछ झीलों के पुनर्निर्माण से यहां वाटर बॉडीज की संख्या भी बढ़ गई है। अब न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं कि बीते कुछ वर्षों में अहमदाबाद ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ने वाला प्रमुख शहरों में से एक हो गया है। मन की बात में पीएम मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में रहने वाले श्री शैल तेली की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे श्री शैल तेली ने अपने गांव में 35 डिग्री तापमान में भी सेब की खेती की और उसमें सफलता भी प्राप्त की। पीएम मोदी ने खेती में आ रही इस डाइवर्सिटी की बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि सेब के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अब किसान केसर की खेती करने लगे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड में उगने वाली लीची का उत्पादन अब दक्षिण भारत और राजस्थान में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर देशवासियों को प्रकृति के संरक्षण के प्रति प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने देशवासियों को खेती में नवाचार के लिए भी प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
हिमाचल प्रदेश की चंद्रभागा नदी के किनारे बसी पांगी घाटी के निवासी अपने उपमंडल को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाने की घोषणा से खासे उत्साहित हैं। पांगी घाटी में यूं तो सदियों पुराने पारंपरिक तरीके से खेती की जा रही है, लेकिन प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाकर यहाँ के किसान व बागवान आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा का सभी पांगीवासी खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और जिला प्रशासन ने सीएम की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कसरत तेज कर दी है। पांगी घाटी की 19 पंचायतों के लगभग 25,000 निवासियों में से अधिकतर अपनी आजीविका के लिए कृषि और बागवानी पर निर्भर हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके से खेती करने के कारण फसलों को बीमारियों का खतरा बना रहता है। वहीं प्राकृतिक खेती पद्धति में बीमारियों से बचाव और फसलों का उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है, जिससे उनके हाथ में अधिक पैसा आएगा। आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर किसान कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त कर सकें, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर CHC की स्थापना की जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वे समय पर खेती से जुड़ी सभी आवश्यक क्रियाएं पूरी कर सकें। इससे खेती की लागत घटेगी, श्रम की बचत होगी और कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना से किसानों को ट्रैक्टर चालित या स्वचालित यंत्र जैसे जुताई, बुआई, रोपाई, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए उपकरण किराए पर मिलेंगे। इससे किसान बिना भारी निवेश किए आधुनिक तकनीकों का लाभ उठा सकेंगे। इन केंद्रों से विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे, जो अब तक संसाधनों के अभाव में आधुनिक खेती से वंचित रह जाते थे। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री ने कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए की लागत निर्धारित की गई है। राज्य सरकार इस लागत पर 40% या अधिकतम 4 लाख रुपए का अनुदान देगी। गन्ने की खेती करने वाले किसानों के सही आंकड़े प्राप्त करने के साथ ही उन्हें पारदर्शिता से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती करने वाले किसानों और लगाए गए गन्ने के क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश गन्ना एवं चीनी मिल विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी के आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी गई है। सर्वेक्षण कार्य 1 मई 2025 से प्रारंभ किया जाएगा। सर्वे हैंड हेल्ड कंप्यूटर के माध्यम से कराया जाएगा। संबंधित किसानों को अपना घोषणा पत्र स्वयं ऑनलाइन भरना होगा। जिन किसानों के द्वारा ऑनलाइन घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, उन किसानों का सट्टा आगामी पेराई सत्र 2025-26 में विभाग द्वारा कभी भी बंद किया जा सकता है। सर्वे नीति के अनुसार सर्वे टीम खेत पर पहुंचने की तिथि, सर्वे टीम के इंचार्ज के नाम और मोबाइल नंबर की सूचना संबंधित टीम द्वारा SMS के माध्यम से 3 दिन पहले ही किसानों को दे दी जाएगी। गन्ना सर्वेक्षण कार्य संयुक्त टीम के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस टीम में राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक और चीनी मिल कार्मिक के साथ साथ संबंधित सर्कल के किसान की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पानी की किल्लत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते अब तक खेती किसानी में पिछड़ रहे चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में बदलाव की बयार बह रही है। खेती से धीरे धीरे दूर हो रहे किसानों को अब बागवानी के जरिए नया सहारा मिलने जा रहा है। दरअसल हंस फाउंडेशन की पहल से किसानों को निःशुल्क नींबू और आंवले के पौधे दिए जा रहे हैं, ताकि वो बागवानी कर आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में नींबू और आंवला के पौधे लगाकर फलों की बिक्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को जिला या फिर तहसील स्तर पर स्थापित हंस फाउंडेशन के ऑफिस में संपर्क करना होगा, जिसके बाद उनके द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। इसके साथ ही पशुओं के खतरे को देखते हुए खेतों की सुरक्षा के लिए हंस फाउंडेशन किसानों को कंटीली तार लगाने में भी मदद कर रहा है। इसके लिए 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे किसान कम खर्च में अपने खेत की सुरक्षित कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के किसान पारंपरिक खेती की जगह अब नकदी फसलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसी ही एक नकदी फसल है सूरजमुखी की फसल, जिसे यहाँ के किसान तेजी से बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। इससे जहाँ किसानों को फायदा हो रहा है, वहीं इससे तिलहन की पैदावार बढ़ेगी, जिससे तेल के आयात में कमी भी आएगी। यह है छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले का गांव घुईछुआ। यहीं रहते हैं रामायण मन्नेवार और उनके परिवार ने पारंपरिक खेती से अलग नकदी फसल उगाने की ठानी। आज 80 डिसमिल में उन्होंने सूरजमुखी की फसल उगाई है। वैकल्पिक फसलों को उगाने का हौसला मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और राज्य सरकार की प्रोत्साहन नीति से। राज्य सरकार सूरजमुखी या तिलहनी फसल उगाने वाले किसानों को चिन्हित करती है, फसल खरीदने के रेट तय करती है और उत्पादित फसल की रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा करा दी जाती है। सूरजमुखी की खेती करे हूँ, एमा खर्चा लागत कम आत है और उपज बढ़िया है। बारिश में धान है मस्त फसल आते, यही गर्मी में सूखा फसल रहते था। पारंपरिक तौर पर यहाँ फरवरी के पहले हफ्ते में सूरजमुखी की बुआई हो जाती है, जिसके बाद फसल तैयार होने में 90 से ज्यादा दिन का समय लगता है। लेकिन सूरजमुखी के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे रबी, खरीफ और जायद तीनों ही मौसम में उगाया जा सकता है, जिससे किसानों को आमदनी बढ़ाने का और भी बेहतर विकल्प मिल जाता है। मेरे किसान रामायण सिंह मन्नेवार, इनको मैं बोला कि आप धान फसल छोड़ के तिलहनी फसल का उपयोग कीजिए। धान से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है, दुगना इससे लाभदायी है ये। तो इस कारण ये इनका इसमें कम खाद कम पानी की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अपना पानी के लेवल भी डाउन है। और यहाँ मैं भी जो केंद्र शासन राज्य शासन का योजना है जैविक खेती, उसका भी उपयोग करवा रहा हूँ। खाने के तेल के उत्पादन में वृद्धि हो, देश आत्मनिर्भर बने, आयात बिल में कमी आए और किसान समृद्ध हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही संकल्प है। शायद वजह यही है कि एक और खुद प्रधानमंत्री ने लोगों से खाने के तेल का उपयोग 10% तक कम करने का आह्वान किया, तो वहीं तिलहन और मोटा अनाज जैसे गैर पारंपरिक फसलों के उत्पादन को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गेहूं कटाई के समय खेतों में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शुक्रवार देर रात जिले के भूना क्षेत्र के गांव ठाणी डोल्ड के खेतों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर दिया। आग की ऊंची उठती लपटों को देखकर किसानों में हड़कंप मच गया और काफ़ी किसान मौके पर पहुंच गए। आग ने करीब 35 एकड़ एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। इससे गेहूं की फसल के अवशेष जल गए। किसानों ने बताया कि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। फसल अवशेष जलने से तूड़ी का संकट हो गया है। पशुपालक किसान खेतों में फसल के बचे अवशेषों को तूड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं, मगर अब तूड़ी के लिए परेशानी झेलनी पड़ेगी। नुकसान के साथ साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत के लिए आने वाले 4 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को राजधानी दिल्ली का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश कई शहरों जैसे कानपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, वाराणसी और प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने लू का कारण साफ आसमान और शुष्क हवाओं को बताया है। हालांकि आज पूर्वी हवाओं के चलते तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में भी इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है। वहीं देश के तटीय हिस्सों में भी तापमान बढ़ेगा। तापमान के बढ़ने से तटीय इलाकों में उमस भी इजाफा होगा। वहीं देश के पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो 26 अप्रैल को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे बढ़त के साथ हुए।
वहीं कुछ में भाव स्थिर भी रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की चित्तूर मंडी में 25 अप्रैल को गुड़ की कीमत थी 3,500 रुपए। 26 अप्रैल को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 3,500 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में भी गुड़ के भाव में स्थिरता रही। यहाँ दोनों दिन यानी 25 और 26 अप्रैल को गुड़ का भाव 4,150 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की मैनपुरी मंडी में इस दौरान गुड़ के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 25 अप्रैल को गुड़ का दाम था 4,050 रुपए। 26 अप्रैल को इसके सौदों में 15 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद गुड़ का भाव 4,065 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की ही बदायूं मंडी में गुड़ की कीमत में मजबूती देखने को मिली। 25 अप्रैल को यहाँ गुड़ 4,120 रुपए पर बिका था। 26 अप्रैल को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 4,125 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 25 अप्रैल को इसका भाव रहा 4,020 रुपए, जो कि 26 अप्रैल को 40 रुपए बढ़कर 4,060 रुपए पर पहुंच गया। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, कीनिया और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव में तेजी रही। एगमार्कनेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहां 25 अप्रैल को टमाटर का भाव 1,200 रुपए था, जो 26 अप्रैल को 300 रुपए लुढ़क कर 900 रुपए पर रह गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 25 अप्रैल को टमाटर का भाव 1,550 रुपए था। 26 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 1,450 रुपए पर हुए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में टमाटर के भाव में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 25 अप्रैल को टमाटर का भाव 1,200 रुपए था, जो 26 अप्रैल को 100 रुपए घटकर 1,100 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहाँ 25 अप्रैल को टमाटर का भाव रहा 900 रुपए। 26 अप्रैल को इसमें 20 रुपए की तेजी आई और भाव 920 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदावार होती है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में खीरा, करेला, लौकी, तोरी और पालक जैसी सब्जियों की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां मक्का की फसल में नमी बनाए रखने के लिए 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके साथ ही जब मक्के की फसल में बालियां आने लगे तब उनमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का छिड़काव करें। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में ही रबी मौसम की प्याज की खुदाई करें, लेकिन खुदाई से 10 से 12 दिन पहले खेत में सिंचाई बंद कर दें। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ समतल क्षेत्र में गर्म और शुष्क मौसम को देखते हुए मक्का, प्याज, सूरजमुखी और सब्जियों के अलावा आम और लीची के बागों में शाम के समय सिंचाई करें। यहीं इस मौसम में देर से बोई गई मूंग और उड़द की फसलों में निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही फसल में बालों वाले इल्ली की निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिण बिहार की बात करें
तो यहाँ गर्म मौसम के कारण खड़ी फसलों में बार बार सिंचाई करें और नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। यहीं इस समय भिंडी, कद्दू, खीरा, तोरी और करेला जैसी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई पूरी करें। यहीं इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान फसलों की नियमित निगरानी करते रहें। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में घुटनों की ऊंचाई तक पहुंचे ग्रीष्मकालीन मक्के की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करें और प्रति एकड़ 26 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करें। इसके साथ ही यहाँ धान की फसल में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में ही सब्जियों की नर्सरी को गर्मी से बचाने के लिए घास फूस से ढक दें ताकि नमी बनी रहे और पौधे सुरक्षित रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले, साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने कहा कि इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है, लेकिन आतंकी आका कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे। पीएम ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पीएम ने कहा, हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और हम आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के काफी करीब तक पहुंचे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले को औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद की गई है। एजेंसी की टीम बुधवार से ही घटनास्थल पर है और साक्ष्य एकत्रित कर रही है। साथ ही घटनास्थल पर आने और जाने के बिंदुओं की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने अब तक 10 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए हैं, मकानों को तबाह कर दिया गया। भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा वैध वीजा आज से रद्द हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तान नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 27 अप्रैल से सभी वैध पाकिस्तानी वीजा रद्द माने जाएंगे, जबकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बयान पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा,
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान, हमें पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।